हेलो एवरीवन, रीनू फ्रॉम पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और फिगर ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली, ऑक्सीमोरन, ये स्पीचेस जो है हम लोगों ने पढ़ी और समझी। होप कि आपको भी वो समझ आई होंगी और आपने प्रैक्टिस करी होगी। तो आज पार्ट 2 में जो फर्स्ट पहले हम लोग जिस स्पीच की बात करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच की, वो मेटोनमी है। तो मेटोनमी में देखिए क्या है कि मेटोनमी को देखिए सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नेम, मतलब किसी का सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक ही जैसी दो चीज़ें जिनके बारे में बात करते हैं रिलेट करके। देखिए किस तरीके से डेफिनेशन देख लेते हैं उसकी। मेटोनमी रिप्लेस द नेम ऑफ अ थिंग विद द नेम ऑफ समथिंग एल्स विद इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड, मतलब जो बहुत क्लोज हो, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। कैसे? देखिए एग्जाम्पल देखिए, लेट मी गिव यू अ हैंड, मतलब कि देखिए अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हम इसका मीन निकालते हैं, अगर हम इसका मीन निकालें इस तरह डायरेक्टली कि लेट मी गिव यू अ हैंड, तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि तुम मुझे अपना हाथ दे दो, मुझे हाथ चाहिए तुम्हारा, नहीं। यहाँ पे जो हैंड है, हैंड से उनका सेंस है हेल्प। ये जो हैंड है, हैंड से इनका सेंस है हेल्प, यानी कि हेल्प को उन्होंने हैंड से रिप्रेजेंट किया है। तो यानी कि हैंड और हेल्प जो क्या है, एक है। तो कैसे उन्होंने किया कि लेट मी गिव यू अ हैंड हेल्प, यानी कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, मतलब मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। तो यह हैंड जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेल्प को। यानी यहाँ पे हैंड हाथ से मतलब नहीं है, हेल्प से मतलब है। तो दो सब्स्टिट्यूट। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारा है, द पेन इज माइटियर देन सॉर्ड, सॉरी ये यहाँ पे देन, द पेन इज द पेन इज माइटियर देन सॉर्ड। तो अब देखिए यहाँ पेन जो है, रिटन वर्ड्स लिखे होंगे उनकी बात की जा रही है कि जो पेन है, तो पेन नहीं, पेन से जो लिखे गए वर्ड्स हैं, जो बात लिखी गई, जो शब्द लिखे गए, जो वाक्य लिखा गया, तो रिटन वर्ड्स की बात कर रहे हैं कि द पेन इज माइटियर देन सॉर्ड, यानी कि जो पेन के द्वारा जो लिखा गया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है कंपेरेटिवली सॉर्ड, यानी कि एक वॉयलेंस पावर से, मतलब जो तलवार से जो तलवार की ताकत है, यानी कि जो तलवार की पावर है, उससे कहीं ज़्यादा पेन से लिखे गए शब्दों या वाक्यों की ताकत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो पेन है, मतलब पेन पावरफुल और सॉर्ड पावरफुल, लेकिन क्या बता रहे हैं कि पेन की जो ताकत है वो तलवार की ताकत से कहीं ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यू मस्ट एड्रेस द चेयर। तो अब यहाँ पे जो चेयर है, ये चेयर, ये बैठने वाली चेयर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे किसी एक बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन की बात हो रही है। जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, वहाँ के मैनेजर हैं, या कहीं भी हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ के जो सबसे हेड होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि यू मस्ट एड्रेस द चेयर, यानी कि तुम्हें जा करके जो हेड है उससे बात करनी चाहिए, उनको एक बार उनसे बात करनी चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए। तो यहाँ पर चेयर का यूज़ किसके लिए किया गया? एक रेपुटेटेड पर्सन के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूट ऑफ नेम, मैंने से पहले ही बात करी थी कि मेटोनमी जो है एक सब्स्टिट्यूट ऑफ नेम, यानी कि किसी का सब्स्टिट्यूट, जैसे कि हैंड है, उन्होंने हेल्प की जगह हैंड यूज़ किया फर्स्ट उसमें। यहाँ पे देखिए पेन एंड सॉर्ट, पावर की बात करी। यहाँ पे देखिए चेयर जो है, चेयर का यूज़ कि बैठने वाली चेयर नहीं है, यहाँ पे एक रेपुटेटेड पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ एक ऐसा वर्ड यूज़ होता है जो किसी दूसरे की क्वालिटी को कह सकते हैं, उसकी उसकी जगह पे उसको यूज़ किया जा सके, इस तरीके का मसला है। जैसे कि पहले वाले में हैंड यूज़ किया हेल्प के लिए, थर्ड वाले में चेयर यूज़ किया रेपुटेटेड पर्सन के लिए। पेन इज माइटर देन सॉर्ड, देखिए अब पेन भी पावरफुल है और सॉर्ड भी, लेकिन जो पेन की ताकत यानी कि रिटन वर्ड्स, लिखे हुए शब्दों की ताकत तलवार की ताकत से कहीं ज़्यादा है। तो मेटोनमी को जो क्या करता है ना, रिप्लेस करता है एक वर्ड से दूसरे वर्ड को, जो सेम होते हैं, जो क्लोज होते हैं, जो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे से, मतलब पास पास होते हैं, बहुत करीब होते हैं, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। जो हमारी नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है ओनमाटपेया। तो ओनमाटपेया में क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले।
इट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच एंड विद द साउंड ऑफ वर्ड सजेस्ट मीनिंग, यानी कि इस वाली फिगर ऑफ स्पीच में जो ओनमोटोपिया है, ओनमोटोपिया में क्या कहते हैं कि जो वर्ड आता है वही उसका मीन्स जो है समझाता है, मतलब उसके वर्ड जो वर्ड आया हुआ होता है उसमें, उस वर्ड से ही उसका मीन्स निकलता है, यानी कि उसका अर्थ पता चलता है। ठीक है, अपने अर्थ को वो खुद एक्सप्लेन करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ग्रन ग्रन गोज द हॉग। हॉग होता है पिग, हॉग जो है ना पिग को बोलते हैं। तो ग्रन ग्रन जो ये वॉइस है ये पिग का वॉइस है। तो इससे क्या मतलब कि जो ग्रन ग्रन इस लाइन में आया हुआ है तो ये बता रहा है कि हम पिग के बारे में बात कर रहे हैं, कि ये वॉइस किसका है, पिग का है। ठीक है, इसी तरीके से किसी का भी वॉइस हो, किसी का भी साउंड हो, उससे हम ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अ मर्मरिंग विस्पर थ्रू द ननरी रैन। अब देखिए ननरी होता है एक मठ या आश्रम की जो लेडीज़ होती हैं, जो साध्वियाँ होती हैं, वो ढेर सारी साध्वी जो होती हैं या भिक्षुणियाँ कह सकते हैं, कुछ भी आप उनको बोल सकते हैं। तो उनकी जो फुसफुसाहट है, मतलब वो उसके थ्रू सुनाई दे रही है, मतलब वो जो साध्वी लोग हैं उनकी जो फुसफुसाहट है, विस्परिंग, मर्मरिंग, ठीक है, जो उनकी फुसफुसाहट है, जो वो धीरे धीरे बात कर रही हैं वो। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि मर्मरिंग, मर्मरिंग विस्पर यानी कि फुसफुसाना। जो लेडीज होती है ना वो धीरे धीरे जब बात करती हैं या कुछ भी आपस में गुपचुप करती हैं, तो उसका वो साउंड की बात कर रहे हैं। थर्ड में देखिए, एंड ब्यूटी ऑफ मर्मरिंग साउंड सेल पास इनटू हर फेस। ये लूसी के चैप्टर से ली गई है लाइन। देखिए कि जो पानी की यानी कि मर्मरिंग यानी कि ये साउंड मर्मरिंग, देखिए साउंड कैसा, देखिए ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस कैसा है। अब ब्यूटी ऑफ मर्मरिंग साउंड सेल पास इनटू अ फेस। तो जो पानी की कलकलाहट है ना, जो पानी की वॉइस आती है, साउंड आता है जब वो बहता है, तो जो वो साउंड आता है बहुत स्लोली स्लोली सा साउंड आता है, वो वाला ब्यूटी उस पानी के उस खूबसूरत वॉइस जो मर्मरिंग साउंड है, वो मतलब ब्यूटी खूबसूरती प्रदान करेगा लूसी के फेस को। इसका मतलब इस लाइन का ये है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है मर्मरिंग यानी कि साउंड, वो कलकलाहट, पानी की वॉइस। तो और मतलब मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं पर्टिकुलर एक ऐसे साउंड की बात कर रही हूँ जो खुद अपना अर्थ बताते हैं। जैसे इसमें ग्रंट ग्रंट था, इसमें विस्परिंग मर्मरिंग है, यहाँ पर भी मर्मरिंग है अगेन। या इस तरीके से जैसे बीज, जो बीज होती है ना, तो मर्मरिंग ऑफ बीन कह सक, बीज कहते हैं मक्खियों की भनभनाहट, वहाँ पे उसको भनभनाहट जैसा बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी साउंड जो अपना अर्थ खुद बताता है, जैसे कैट की म्यूज, द म्यो म्यो, तो उससे क्या डिफरेंस होगा कि कैट की बात कर रहे हैं। तो ये है ओनामोटोपिया। ठीक है, ओनामोटोपिया में जो वर्ड आते हैं वो अपने अर्थ को खुद क्लियर करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है apostrophe. An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent or to a personified object or idea. This figure is a special form of personification. तो देखिए जो अपॉस्ट्रॉफी होता है वो क्या होता है, अपॉस्ट्रॉफी का मतलब संबोधित करना, किसी को संबोधन। अपॉस्ट्रॉफी तो संबोधन है, किसी को संबोधित करना। आप किसको संबोधित करना, देखिए डेड यानी कि किसी मृत पर्सन को, या कोई जो नहीं है, एब्सेंट है, पर्सोनिफाइड, या कोई ऑब्जेक्ट या आइडिया यानी कोई विचार या कोई ऑब्जेक्ट जिसको हमने पर्सोनिफाइड कर लिया यानी मानवीकृत कर लिया, या किसी नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही हो कि नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया। तो जो ये एपोस्ट्रोफी है ये पर्सोनिफिकेशन का ही एक फॉर्म है, रूप है कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें डेड को या अब्सेंट जो नहीं है, आइडियाज, ऑब्जेक्ट, पर्सन को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं इस तरीके से जैसे कि वो जीवित हैं, यानी कि वो हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे इसमें देखिए आप कि ओ लिबर्टी। अब लिबर्टी, लिबर्टी स्वतंत्रता। अब बताइए आप, स्वतंत्रता क्या कोई पर्सन है कि जिसे वो संबोधित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, यानी कि उसको बुला रहे हैं, उसको बुला करके कह रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए, ओ कैप्टन माय कैप्टन आर फेयरफुल ट्रिप इज डन। अब देखिए ये पोएम तो आपने पढ़ी होगी, आपके क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये। ओ कैप्टन माय कैप्टन,
तो कैप्टन या अब्राहम लिंकन के बारे में बात की गई है, जो कि डेड है, जो कि मर चुके हैं, जीवित नहीं है, उनके लिए यहाँ पे कैप्टन वर्ड का यूज़ किया गया है। तो उनको संबोधित करके कहा जा रहा है, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आर फेयरफुल ट्रिप इज डन। जो हमारी फेयरफुल होता है भयानक, जो हमारी भयानक यात्रा थी, या जो हमारी वॉर के लिए जो हमारा शिप गया था, झगड़े के लिए जो हमारा वॉर हो रहा था, युद्ध हो रहा था, वो हमारी यात्रा अब कंप्लीट हो गई या ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे संबोधित करके बताया जा रहा था जैसे कि वो सुन रहे हैं, जबकि वो सुन नहीं रहे हैं क्योंकि वो तो डेड है, लेकिन यहाँ पे उनको मतलब जीवित मान करके संबोधित किया जा रहा है, मतलब राइटर कर रहा है। एक्सॉल्ट और शोर, ये देखिए शोर्स होता है तट, जो तट होते हैं ना, तटों की बात होती है। रिंग ओ बेल, अब देखिए इसमें देखिए कैसे संबोधित कर रहे हैं, ओ तटो, तट, जो तट होते हैं नदी किनारों पर, जो समुद्र के किनारे जो तट बने तट होते हैं, वो तट क्या सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। रिंग ओ बेल मतलब ओ बेल बजो, मतलब बेल से कह रहे हैं कि ओ घंटियों तुम बजो, ओ तटो मतलब तुम खुशियां मनाओ। तो वो कहना चाह रहे हैं, ये इसी माई कैप्टन पोएम से ही ये लाइन भी ली गई है कि एग्जॉल्ट ओ शोर्स रिंग ओ बेल, यानी कि ओ तटो खुशियां मनाओ, और ओ घंटियों तुम लोग बजो खुशियां मनाओ। तो क्या घंटियां मतलब सुन सकती हैं, या फिर वो कोई पर्सन है जो उनको संबोधित किया जा रहा है? लेकिन नहीं, यहाँ पे कवि जो है इनको सजीव मान करके संबोधित कर रहा है। एक और इसके आइडेंटिटी, मतलब आप इसको और तरीके से एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन साइन आए, तो भी मतलब हम इसको ये पहचान सकते हैं कि हाँ, इस लाइन में, इन लाइंस में जो है एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, जहाँ पर भी ये एक्सक्लेमेशन साइन आपको दिखे। ओके, तो होप कि आप जो फिगर ऑफ स्पीच के ये 3 फिगर ऑफ स्पीच थी आपको क्लियर हुई होंगी। इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ आएगी, और आपको ये, आप इसे भूलेंगे नहीं। तो बार बार प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को अपने पोएम से फाइंड आउट करिए, और उसको खुद से कोशिश करिए समझने की, इसमें राइटर ने, इसमें पोइट ने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।